हम जब ये देख रहे थे कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा तो नेवल ब्लॉकेड लगा दी गई। जब हम ये देख रहे थे कि मुज़ाकरात के लिए टीम यहाँ पे आएगी तो उन्होंने ये कह दिया कि हम तो जीत गए। वॉर्स का रेजोल्यूशन हमेशा विन विन सिचुएशन पे होता है। ईरान के अंदर बहुत सारा नुकसान हुआ है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, बट ऑन दी अदर हैंड उन्होंने रेपुटेशन का बड़ा एक गेन किया है। एक पोस्ट जारी कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने, खामेनाई जो है उनकी तस्वीर लगाई हुई थी, उसके ऊपर क्रॉस था, उनकी बहरी जो असासे थे उनके ऊपर क्रॉस था, डिफेंस सिस्टम के ऊपर क्रॉस था, एयरफोर्स के ऊपर क्रॉस था, और ऊपर उन्होंने अपनी तस्वीर लगा के फुल कैपेसिटी में सारी की सारी अमेरिकन फौज को रखा हुआ था। वी हैव टू एग्री ऑन द फैक्ट दैट वो एक सुपर पावर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि उसका ये ट्वीट करने से रांझा राजी होता है, ठीक है, मगर हजारों जिंदगियां बच सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया की सूरत हाल ये है कि ईरान अमेरिका जंग को अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पे उसके फिर से फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा था। इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि अगर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमला होता है, फुजेरा के ऊपर हमला हो चुका, दुबई में एक रिहायशी यूनिट के ऊपर हमला हो चुका, और फिर 6 कश्तियों के तबाह किए जाने का दावा किया जाने लगा, और फिर 7 कश्तियों के तबाह होने की बात होने लगी और जिन्हें पासदाराने इनकलाब से मंसूब किया गया था, तो उसके बाद सूरत हाल इस नहज तक पहुंच चुकी थी कि बहुत सी जगहों के ऊपर इस खदशे का इजहार हो रहा था कि अब अगर जंग भड़की, अब अगर ये बादल फिर से मंडलाने लगे तो फिर ये ऐसे बरसेंगे कि जिसके अंदर पूरे का पूरा खित्ता इस तरीके से मगलूब होकर रह जाएगा कि उसका असर पूरी दुनिया के ऊपर फैलेगा। फिर उसी असना में हमें एक खबर मिलती है कि अब्बास इराक्ची जो है वो चीन के दौरे पर जाएंगे, वांग यी से मुलाकात करेंगे जो उनके हम मनसब हैं। फिर वहां से बातें ये होना शुरू हो गई कि चीन का इसके अंदर किरदार क्या होगा। फिर कुछ बातें ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा है चीन है, उससे पहले इस तमाम मामले को रैप अप करना है, तो वो किस तरीके से किया जाएगा, ये तमाम बुनियादी सवालात थे जो मुख्तलिफ जहनों के अंदर उभर रहे थे। और फिर इसी असना में एक्सियूज की खबर मंजर आम पे आती है कि 1 पेजर जो है वो जारी किया गया है, जिसके अंदर बात ये रखी गई है कि मौजूदा जो मंजरनामा है उसके अंदर ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आर्जी तौर पे रोकथाम जो है वो देखने में आएगी। इसके बदले में क्या होगा, तमाम मुंजमद असासे बहाल होंगे, आलमी तौर पे जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो उठा ली जाएंगी। तो अगला जो सेशन हो सकता है मुज़ाकरात का, वो फिर से इस्लामाबाद का नाम जो है वो ज़ेरे गर्दिश है, और उसके साथ साथ तज़किरा जनेवा का चल रहा है। लेकिन उसमें जनेवा का ऑप्शन किस हद तक काबिल अमल हो सकता है, ये भी एक बिलखुसूस बात है। लेकिन इस बंदिश का असर पूरी दुनिया पे कैसे पड़ रहा था कि जब आबनाए हरमुज बंद थी और उसके मुतबादिल रास्ते पिछली सतह से जो खुले हुए थे, तो वो इतना लंबा रास्ता वो किसको सूट करता था, किसके लिए परेशानी का बायस था, और यूरोप इस तमाम मंजरनामे को किस तरीके से भुगत रहा था, इसी मंजरनामे में बात की जाएगी। हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है, ताल्लुक तो पाकिस्तान से ही है लेकिन जर्मनी म्यूनिख के अंदर मुकीम होते हैं, तज्जियाकार है, मुख्तलिफ औकात में पॉडकास्ट में और मेरे प्रोग्राम्स के अंदर आपने इनकी गुफ्तगू सुनी होगी। इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पे हैं, हमने जहमत दी, स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। मेरी मुराद जनाब सऊद बिन नुमान। बहुत शुक्रिया सऊद भाई इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। सऊद भाई, सबसे पहले अगर आज एक्सियूज की रिपोर्ट को देखा जाए या 1 पेजर को देखा जाए तो उसका जो मंजरनामा है उसके अंदर तो बात यही है कि शायद ये मामला रैप अप हो जाए, शायद ये खतरे के बादल जो है वो छट जाए, शायद ये तमाम तर चीजें जो हैं किसी ना किसी पाया तकमील तक पहुंच जाए, जिस तरीके से JCPOA हुआ था। तो आप क्या समझते हैं कि आज एक्सियूज की इस रिपोर्ट को किस नजर से देखा जा सकता है? जी यस, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल, ये आज एक बड़ा खुशाइन कदम हमने देखा, एक खुशखबरी, इसको अभी कहना बहुत जल्दी हो सकता है बट स्टिल अ स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिविटी आई वुड से। ये हम एक वो 1 पेजर आया है, जिस तरह आपने भी इसका जिक्र किया कि इसमें ऑल द यूरेनियम की जो बात है वो उसमें उन्होंने उसको लिमिटेशन की तरफ ज़रूर डाला है, बट ऑन द अदर हैंड बहुत सारे, क्योंकि इवेंचुअली वॉर्स का रेजोल्यूशन हमेशा विन विन सिचुएशन पे होता है। कोई भी अपने आप को एक स्टैंडिंग एज एन जो विनिंग पोडियम होता है उस पर ही रखना चाहता है। इसीलिए अमेरिका ने भी जो एक प्रपोजल दिया है, और अब ईरान के जो फॉरेन ऑफिस है वो कह रहे हैं हम इसका जायजा लेंगे, और होपफुली इट इज़ बीइंग सीन इन अ वे कि अब ये स्टेप फॉरवर्ड होगा, और जो ईरान के ऑलरेडी जो एसेट्स ऑल अराउंड द ग्लोब जो वहाँ पे उन्होंने फ्रीज किए हैं, फिर उसके बाद उन पे जो ट्रेड एम्बागोज हैं, जो उसके बाद जो उनके जो तेल की जो तरसील है, इन सब के ऊपर अब बातचीत ज़रूर होगी। और उस पे ईरान बहुत सारी चीज़ें अपने आप को गेन करने के लिए जो है, ईरान के पास ये बेस्ट एक चांस अगेन मेरा ख्याल है कि एक ये चांस है जिस पे ईरान कुड
count on this, and then they can see that what they can gain out of it after so much of a debacle that they have been through. ईरान के अंदर अगर हम देखें बहुत सारा नुकसान हुआ है. हमने ये देखा कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे नुकसान हुआ है, हमने ये देखा कि जानी नुकसान हुआ है, बट ऑन दी अदर हैंड उन्होंने रेपुटेशन का बड़ा एक गेन किया है. और हमने ये भी माजी की जंगों में देखा कि एक तो एंट्री होती है, जंग के अंदर एंट्री करना इतना मुश्किल नहीं है जितना जंग से एग्जिट लेना है. और हमने माजी में ये देखा कि अगर वो वियतनाम वॉर हो, वो अगर इराक वॉर हो, वो अगर अफगानिस्तान वॉर हो, हमेशा अमेरिका ने एक एब्रप्ट एग्जिट लिया है. इसी तरह ईरान की भी वॉर में ये जब पिछले दिनों जब इस्लामाबाद में डायलॉग हो रहा था और एक उससे पहले प्रपोजल आया था, उस वक्त ईरान को एक बहुत ही अच्छा एक कंडीशंस पे उनको प्रपोजल पाकिस्तान ने भी उसको मीडिएट किया और उनको वो मिला था और उनको चाहिए था कि उस वक्त उसको काउंट कर सकते. बट उस वक्त समहाउ जो भी स्पॉयलर्स थे, जो भी मामला थे, उसमें वो जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका. बट आई थिंक सो दिस इज लेकिन एक चीज़ है सऊद साहब, अगर देखा जाए अभी भी जब भी हमने ये देखा कि मुज़ाकरात जो है इसका ऊँट किसी ना किसी करवट बैठने वाला है, जब हमने ये देखा कि इसका कोई ना कोई नतीजा निकल सकता है, जब हमने ये देखा कि दोनों तरफ से जो निगोशिएशन के लिए टेबल के ऊपर गुजारिशात रखी गई थी उनके ऊपर अमल दरामद होने लगा, तो तभी कोई ना कोई डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आई, तभी कोई ना कोई इकदाम उठाया गया. जिस तरीके से हम जब ये देख रहे थे कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा तो नेवल ब्लॉकेड लगा दी गई. जब हम ये देख रहे थे कि मुज़ाकरात के लिए टीम यहाँ पे आएगी तो उन्होंने ये कह दिया कि हम तो जीत गए, हम तो न्यूक्लियर डस्ट लेके आएंगे, हम तो इनकी तमाम तर चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं. और फिर जब इन दिनों के अंदर तमाम तर चीज़ें ईरान की तरफ से गुजारिशात के लिए फिर पेश की गई, जिसमें न्यूक्लियर एसेट्स या यूरेनियम के हवाले से शिक शामिल नहीं की गई थी, तो उस वक्त एक पोस्ट जारी कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने जिसके अंदर खामेनाई जो है उनकी तस्वीर लगाई हुई थी, उसके ऊपर क्रॉस था, उनकी बहरी जो असासे थे उनके ऊपर क्रॉस था, डिफेंस सिस्टम के ऊपर क्रॉस था, एयरफोर्स के ऊपर क्रॉस था, और ऊपर उन्होंने अपनी तस्वीर लगा के फुल कैपेसिटी में सारी की सारी अमेरिकन फौज को रखा हुआ था. तो ये किस हद तक खदशात में शामिल है कि इसका कोई ना कोई नतीजा निकलने से पहले फिर से कोई ना कोई स्पॉइलर स्टेटमेंट नहीं आ जाएगी? आपका बड़ा अच्छा सवाल है. इसी सवाल से ही आप अगर इसको गेज करें तो उसके अंदर भी जवाब है. वो क्या है, ये जंग अब सिर्फ जो अगेन हम कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो जब अब जंगें हो रही हैं, दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट कि कितना आर्सेनल यूज़ हो रहा है, कितना वेपन यूज़ हो रहा है. इसके पीछे पोस्चरिंग एक चीज़ बड़ी मैटर करती है, इसके पीछे एक डिप्लोमेसी बड़ी चीज़ मैटर करती है. इसके अंदर ये देखना होता है कि अब जिस तरह अमेरिका हैविंग सेड के ठीक है उसका बहुत सारा लॉस हुआ है और उसने जो है अपनी एक रेप्यूट पे उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, बट स्टिल वी हैव टू एग्री ऑन द फैक्ट दैट वो एक सुपर पावर है. अगर फॉर एग्जांपल अगर उसका, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि उसका ये ट्वीट करने से रांझा राजी होता है, ठीक है, मगर हज़ारों जिंदगियां बच सकती हैं, ठीक है, अगर हज़ारों ये वॉर का जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो एक इससे डेवलप हुआ है और इस तरह के सारे पोस्चर्स करने से सर, मैं कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ. आपने इकोनॉमिक क्राइसिस की बात की, ये ट्वीट ही बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस या उसके अप जाने की वजह बनता है. ट्वीट के दिन कौन से हैं, उसकी तारीख कौन सी है, उसका वक्त कौन सा है कि वीकेंड्स पे जाके ये ट्वीट किया जाता है कि जब मंडे को मार्केट्स खुलेंगी तो उसके ऊपर ये असरअंदाज होंगी और मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन देखने में आएगी. तो फिर इकोनॉमिक क्राइसिस जब ट्वीट से जुड़ी हो तो फिर दूसरों को मुर्द इल्जाम कैसे ठहराया? नहीं, मुर्द इल्जाम इस देखिए मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप you're टैकलिंग विद द सुपर पावर, राइट, या तो अगर हम कहें कि हाँ भाई लाइक विद लाइक कंपैरिजन हो रहा है, दोनों तरफ से एक तरह का आर्सेनल है, दोनों तरफ एक सुपर पावर बैठी हुई है. चाइना एक खामोश अभी तमाशाई या खिलाड़ी बन के बैठा हुआ है जिसने डेफिनेटली इंटेलिजेंस शेयरिंग ये वो किया है, बट स्टिल ईरान को मेरा ख्याल है दे हैव टू थिंक, जज्बात से ज़्यादा उनको दिमाग से काम लेना चाहिए, जिस पे उनको ये देखना चाहिए कि इस सब लॉस के बाद अब जो कुछ हमारे पास हो चुका वो हमने गेन भी बहुत किया, रेपुटेशन में उन्होंने बहुत गेन किया ग्लोबली. अगर मैं जर्मनी की बात करूं, यूरोप की बात करूं, यूरोप में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ईरान को उन्होंने कंपेयर टू ट्रम्प्स पॉलिसी उन्होंने समहाउ उसको मजलूम समझा फर्स्ट टाइम, ठीक है. तो इस तरह इन्होंने ग्लोबली अपनी एक स्टैंडिंग भी गेन की है. और अगर जज्बात से काम ना लें और अभी भी मैं कहता हूं कि ये बातचीत के मामले को आगे बढ़ाएं, मामला फहमी करें इसमें,
तो ये जंग बिल्कुल हल हो सकती है। हाँ, अगेन बात वही है कि पब्लिक पोस्चरिंग की, कि कौन जो है अपने आप को विनर डिक्लेयर करेगा, हु हैज गिवन अ चांस और हु हैज टेकन अ चांस टू फाइट द लास्ट पंच। असली चीज ये है, आखिरी मुक्का। बात हमेशा इसी पे ही आके रुकती है कि आखिरी मुक्का कौन मारेगा। हाँ, अगर कोई हल्का फुल्का मुक्का लेके ईरान इसमें से निकल सकता है और अमेरिका भी निकल सकता है, मेरा ख्याल है कि ये दुनिया के लिए एक बड़ा अच्छा एक जो है वो मामला फहम ये किस्सा होगा, मैं ये समझता अच्छा, अब ये बताइए कि आबनाए हरमुज बंद होने से दुनिया को जिस हद तक नुकसान हुआ, ये ऑल्टरनेटिव रूट्स की अगर बात की जाए तो उसके पीछे के इलाके अगर देखे जाए तो वहाँ से जितनी तरसील होती रही या जितना कुछ ले जाया जाता रहा या जितनी कोशिशें हो रही हैं, पाकिस्तान ने भी ऑल्टरनेटिव रूट्स देखे। फुजेरा पाकिस्तान भी इस्तेमाल कर रहा था और फुजेरा के ऊपर भी फिर अटैक होता है। तो ये इसकी बंदिश होने पे और ऑल्टरनेटिव रूट्स के ऊपर जाने पे दुनिया ने नुकसान किस तरीके का भुगत रही है। जी। और जंग अगर आज ख़त्म होती है, आज आबनाए हरमुज़ खुलता है, तो ये नुकसान जो है इसके वाजिबात की अदायगी कितने अरसे तक होगी? ये बहुत ही एक आई थिंक सो ये फार फेच्ड किस्म की चीज़ है। हम इसका अभी अगर मॉनेटरी टर्म्स में बात करें, तखमीना लगाना इस एट दिस मोमेंट बहुत मुश्किल काम है। मगर मैं कुछ अगर सीधा सीधा रीजन्स की बात कर सकूं, फॉर एग्जांपल मैं यूरोपियन रीजन की बात कर सकूं, यूरोपियन रीजन ने इसकी बहुत बड़ी हिट ली है, क्योंकि अगेन जो मेन सप्लाई पहले इनकी आ रही थी यूरोप की, वो थ्रू रशिया आ रही थी। वो रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से वो बहुत हाल्ट हुई है। ऑल्टरनेटिवली फिर शॉर्ट टर्म में कतर के थ्रू इन्होंने LNG अपनी लेना शुरू की है। इसी तरह यहाँ से इनको तेल जा रहा था। फिर उसके बाद अमेरिका के ताल्लुकात यूरोप के, ख़ास तौर पे जर्मनी की अगर मैं एग्जांपल लूँ, जिसमें रिसेंटली जर्मन चांसलर को मॉक करना पड़ा US के प्रेसिडेंट ट्रंप को कि ईरान के अंदर आप कोई इतनी जो जंग है वो जीत नहीं रहे एंड यू डोंट हैव एनी एग्जिट पॉलिसी टू इट। ये उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्कूल के अंदर बच्चों से मुखातिब होते हुए ये बात की और मैसेज दिया US प्रेसिडेंट को। उसके नतीजे में US प्रेसिडेंट ने, जो कि ऑलरेडी मामलात वहाँ पे थोड़े से इनके गड़बड़ चल रहे थे नेटो से रिलेटेड, US प्रेसिडेंट ने एक फैसला किया है जिसमें 5000 US फोर्सेस जो फौजी वहाँ पे डिप्लॉयड हैं जर्मनी के अंदर, और एक इनकी रामस्टाइन के अंदर एक इनकी एयर वो है आर्मी बेस है, उसको उन्होंने बंद करने का फैसला किया है, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है with regards to security of Germany, with regards to the relation that they have since long time। और वो ऐसी बेसिस हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक उनकी वहाँ पे गढ़ समझा जाता है उनके डिफेंस सिस्टम का, क्योंकि नेटो इतना वेल इक्विप्ड मैं नहीं समझता कि है, सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है अगर कोई उसको बाहर से जिस तरह रशिया या कोई और उसको अटैक करता है। इसी तरह एक अब ये जो बाइडन और ओलाफ शोल्स जो लास्ट रिजीम थी दोनों कंट्रीज में, जर्मनी में भी और US में भी जी, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था जिसमें जर्मनी के अंदर US ने 2027 के अंदर टोमाहॉक मिसाइल्स, सुपर बैलिस्टिक मिसाइल्स इन्होंने इंस्टॉल करने थे। ट्रंप ने विद स्पेक ऑफ हिज सिग्नेचर उसने उसको कैंसिल कर दिया। ये वही मिसाइल हैं जो इब्तदाई तौर पे फेंके गए। एग्जैक्टली वो ये उस नौयत के मिसाइल्स हैं जो कि मेरा ख्याल है कि और नेटो समहाउ या यूरोपियन कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी से अभी तक आरास्ता नहीं है। तो यही बात है कि जज्बात में आने से बेहतर है, और उसके अपना ये जो अभी अमेरिका ये जर्मन चांसलर हैं, इसके इस बयान को जो वहाँ के संजीदा हल्के हैं जर्मनी के, वो बहुत इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर हम बात करें कि दिस वाज अनटाइमली, एक ऐसे ही आपको मॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू हैव अ फार फेच्ड अप्रोच, आपको आगे का सोचना चाहिए। इसी तरह स्पेन ने, इसी तरह जो है वो इटली ने अपनी बेसिस देने से इनकार किया। तो ये सारी कशीदगी जो आपका सवाल था कि इसके फार फेच्ड क्या नताइज, ये सारे नताइज वो हैं कि अब नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं UAE में जो है, UAE ने अपने आप को GCC से, UAE ने अपने आप को OPEC से जो है वो डिसएम्बार्क किया है। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, स्पॉयलर्स इसमें काम कर रहे हैं। अब जिस तरह आपने फुजैरा की बात की, इनिशियली ईरान ने इस चीज़ की जो है वो तरदीद की थी कि हमने यहाँ पे हमला नहीं किया, इट कुड बी एनी थर्ड पार्टी एंड दैट कुड बी इसराइल एज वेल। तो वही वाली बात है कि इसका मतलब है कि एक जंग जहाँ लगी हुई है तो तीसरा बंदा उसका ज़ाहिर फ़ायदा उठाएगा।
आपको जो उसमें जो लोग जो उसमें मुतहर्रिक हैं, जो उसके शरीक हैं, उनको ठंडे दिमाग से देखना है कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का जो है वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इसकी एक और एग्जांपल मैं दूंगा, जब यहाँ पे ईरान और इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स होने वाली थी, इसराइल ने लेबनान के अंदर ऐसा अनप्रेसिडेंटेड हमला किया जहाँ पे एक तखमीने के मुताबिक 10 मिनट के अंदर 100 से ज़्यादा मिसाइल्स मारे गए, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। अगेन इट वाज अ स्पॉइलर। क्यों? ताकि ईरान जो है तहश में आए, और जब ये लोग बैठे हैं तो ऑन दे आर नॉट ऑन एन इक्वल ग्राउंड्स, बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर पावर एंड बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर माइंडसेट। तो ये स्पॉयलर्स इस तरह प्ले करते हैं, मगर जज्बात में आके इस तरह के फैसले लेने से ये मामलात आगे नहीं बढ़ते। इसमें मैं एक और आपको, अगर आप इजाज़त दें तो मैं चाइना को ऐड करना चाहूँगा। चाइना ने बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया है। चाइना ने ऑल दो बिहाइंड द सीन उन्होंने बिल्कुल ईरान को सपोर्ट भी किया है, उनको देखा है, उनको टेक केयर किया है, और अभी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने दौरा भी किया है। एंड दिस इज़ अगेन अ सिग्नलिंग इम्पैक्ट जो कि अमरीकी सदर के दौरे से पहले उन्होंने दिया है। बट ऑन दी अदर हैंड उन्होंने एक्टिवली इसके अंदर कोई अप्रोच नहीं ली है। और दूसरी ये बात है कि चाइना ने पाकिस्तान को भी इस चीज़ का बड़ा खैर मकदम किया, जो ओवरऑल पाकिस्तान का अच्छा, मीडिएशन मेरा की एक तरफ सवाल रोल था। ये है कि ये कहा जाता है कि एक मैं इसमें सॉरी बात, एक मुझे जो मेरी अपनी जो ज़राए के मुताबिक खबर है कि जो यूएस के जो अब चाइना के अंदर जो यूएस प्रेसिडेंट का दौरा होने वाला है, इसमें पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस का बहुत हाथ है इसको मीडिएट करवाने में और इस दौरे को कामयाब बनाने में, अगर ये दौरा हुआ तो। अभी उस पर खदशात हैं, 14 और 15 मई को जो दौरा है, स्टिल देयर आर सम ब्लैक शेडोज अराउंड इट, बट इफ़ इट वुड बी, तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने इस पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किरदार अदा किया, जो मेरी खबर है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि चाइना क्या आउटकम निकाल पाएगा इस जंग का? और ये भी कहा जाता है कि जैसे ट्रम्प इस दौरे से पहले ये तमाम चीज़ें रैप अप कर लेंगे। किस तरीके से रैप अप करेंगे जिसमें उनका तशख़्ख़ुस भी बहाल रहे, जो पिछले एक महीने में मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर भी बहाल होता उन्हें दिखाई नहीं देता रहा। इवन कई ऐसे मौक़ों पे जहाँ पे उन्होंने ख़ुद इस बात का इकरार किया हो कि उनकी तरफ से जो सिफारिशात आईं ये हमारी तवक्कुआत से भी बेहतर हैं, तो उसके बावजूद भी उसके ऊपर अग्री नहीं किया जा सका। तो अब की बार वो वे आउट ट्रम्प के पास क्या हो? मैं ये समझता हूँ कि देखें, आपने बात की कि चाइना इसके अंदर क्या रोल प्ले कर सकता है। आई थिंक सो चाइना वुड प्ले अ रोल ऑफ अ बैलेंसिंग मशीन, विच मीन्स इस साइड पे हमारे पास एक हैवी वेट यूएस खड़ा हुआ है जो सुपर पावर है, दूसरी साइड पे ईरान है। ईरान को एक बैलेंसिंग इम्पैक्ट चाहिए जहाँ पे जो एक फलक्रम है वो बिल्कुल सीधा हो सके। तो उस मामले में चाइना जो है, जो उसने ईरान को अपनी एक सपोर्ट दी है, वो यूएस से भी बात करेगा, और बात थ्रू पाकिस्तान ही हो रही है कि ठीक है, अगेन मैंने जो पहले बात की थी कि आखिरी मुक्का कौन मारेगा और उसका कितना इम्पैक्ट होगा। मेरा ख्याल है कि यूएस प्रेसिडेंट ने जो ये वन पेजर जो दिया है, दिस इज अगेन गोइंग टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी। इसके बुनियाद पे ईरान की तरफ से मुतवक्को है, जो कि अब इराक़ची साहब भी वहाँ पे हैं, चाइना के अंदर हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे हम ये तवक्को कर सकते हैं कि वो समहाउ इसके जो कुछ नुकात हैं अगेन उस पे वो करेंगे, एग्री करेंगे, और कुछ एडिशनल नुकात वहाँ से आएंगे जिस पे ये अगेन जो है एक बैलेंसिंग इम्पैक्ट करके चाइना की मुद्दत में ये काम जो है वो इंशाल्लाह सर अंजाम देगा। अच्छा, मेरा एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पोस्ट वॉर सिचुएशन जो है उसके ऊपर अपनी पोजीशन मजबूत किए हुए है ईरान। ईरान ने ज़मन में ओमान के साथ जो है वो एग्रीमेंट किया, ओमान को लूप में लिया, अपने पार्लियामान में उस पर बहस की। वो ये कहते हैं कि आबनाए हरमुज वाला स्टेटस हम नहीं छोड़ सकते, ये पोस्ट वॉर पोजीशन। अब पोस्ट वॉर पोजीशन पे अगर वो उससे बैकफुट पे जाते हैं तो फिर उन्हें क्या मिलेगा, किस एश्योरिटी पे मिलेगा? और दूसरा उनका सबसे बुनियादी नुक्ता ये था कि वो गारंटी कौन सी होगी कि अब की बार हम पे हमला नहीं किया जाएगा, वो गारंटी कौन देने का रवादार? अगेन ये बिल्कुल आपकी बात सही है, ये दो ऐसे, और जो पहले भी जो इस्लामाबाद में भी जो टॉक्स हुई थी वो अगर जो मीडिया पे ज़्यादा चली वो यूरेनियम से रिलेटेड थी, बट ग्राउंड रियलिटी ये थी, ये जो 2 पॉइंट्स आपने जो जिसका इशारा किया है, ये बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है
उसकी जो आप ओनरशिप नहीं कह सकते बट टैरिफ वहाँ से कौन कलेक्ट करेगा। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि चाइना को सम हाउ प्रोपोर्शनेट करके इस पे सॉरी यूएस को प्रोपोर्शनेट करके ईरान को यहाँ पे लेवरेज देनी पड़ेगी। ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूएस अपनी मनवाएगा वहाँ पे, क्योंकि देखना ये है कि ईरान ने अपने बहुत कुछ लूज़ किया है विद रिगार्ड्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, विद रिगार्ड्स टू जो उनके आर्सेनल है, उनको इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए इकोनॉमिक, और वो बेल आउट यूएस ने ऑलरेडी पहले भी कहा था कि हम देने को तैयार हैं। अब वही बेल आउट वो इस तरह दे सकती है कि जो वहाँ से मेरा निकलते मेरा हुए मेरा मेरा टैरिफ फिर, है। मेरा फिर एक और सवाल जी। है। आप ये कहते हैं कि लेवरेज अमेरिका दे देगा, लेकिन उस लेवरेज को देने में पैसा अमेरिका का नहीं जाना, नहीं जाना। वो पैसा पूरी दुनिया के ममालिक का जाना है, Agreed. जिनका सामान वहां से गुजरता है या जिनका तेल वहां से गुजरता है। तो वो किस हद तक आमादगी का इजहार करेंगे? जंग अमेरिका ने लड़ी, खमियाजा अमेरिका भुगते, दुनिया उसको क्यों भुगते? बिल्कुल सही बात है, मगर वही वाली बात है कि फिर व्हाट इज द वे आउट? द वे आउट इज या तो फिर वहाँ पे ब्लॉकेड रहे और पूरी दुनिया इस तरह इम्पैक्टफुल रहे कि ठीक है वहाँ से कुछ भी नहीं निकल रहा, बट ऑन द अदर हैंड ईरान को किसी तरह कंपनसेट करने के लिए, और बाद में अमेरिका यही कहेगा कि आपने ही तो जो कहा था कि ये जो है इसको किसी तरह रैप अप करें जंग को, तो दिस इज द ओनली वे कि हम उसको खुद अपनी जेब तो से फिर तो इस नहीं बात की पैसे। क्या गारंटी है कि आप ना मलाका पे, बाबुल मंदब पे या दीगर जगहों के ऊपर नहीं कोई टैरिफ लगेंगे या सिक्योरिटी टॉल लगेगा? ये अगेन जो बिग प्लेयर जो आजकल की जो न्यूज़ बन रही है कि बीजिंग इज़ न्यू वॉशिंगटन, ये आजकल की हेडलाइंस इवन वेस्ट के अंदर भी लग रही हैं, जिसमें अभी भी जर्मन चांसलर ने भी बीजिंग का दौरा किया, ईयू की जो प्रेसिडेंट है उनका भी दौरा हुआ, और भी बहुत सारे लोग चाइना की तरफ देख रहे हैं। चाइना वुड इंश्योर नाउ, वो एक ऐसा बड़ा प्लेयर है जिसको अपने रीजन को अब समहाउ सेव करना पड़ेगा और उसको अपने शेल्टर में लेके आना पड़ेगा। मेरा एक आखिरी सवाल कि क्या आप समझते हैं कि आखिरी टॉक जो होगी जिसमें ये चीज़ें रैप अप होंगी, मकाम इस्लामाबाद ही होगा या जनेवा होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। यूरोप के अंदर मैं जो देखता हूँ, हम जो जिन स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, आई थिंक सो ईरान समहाउ पुट्स इट्स वेट टुवर्ड्स पाकिस्तान। इसीलिए मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर दोबारा टॉक्स हुई तो वो इस्लामाबाद में ही हों। दोबारा अगर मुज़ाकरात का अमल शुरू होता है तो इस्लामाबाद के अंदर ही होगा, और डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चीन से पहले ये तमाम मामला जो हैं ये हल होते हुए दिखाई देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसका नतीजा बेहतर निकले हमारे लिए, उन ममालिक के लिए जो मुतासरीन है, पूरी दुनिया के लिए, और एक अमन का मंजरनामा जो है वो रोशन हो। ये ख़तरे के बादल छटते रहें, ये पै दर पै होने वाले हमले, ये वक्फे के बाद होने वाली साजिशी थीरीज, प्लानिंग्स, इनका खात्मा हो सके और हम कोई अच्छा मंजरनामा देख सके। बहुत शुक्रिया सऊद बिन नुमान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड और मेहमान के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।